नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज जो इश्यूज हैं उनमें पहला तो इशू ये रहेगा कि अभी रिसेंटली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसकी रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि अनकन्फर्म एग्रीमेंट नहीं निकल के आया। सेम चीज़ 2015 में भी हुई थी मीटिंग में, तो जानेंगे इसको पूरा डिटेल में और इंडिया के लिए क्या इसके मायने हैं वो भी समझेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके की इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है और आगे क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। और तीसरा, फ्रीबीज को लेकर के जो मुद्दा हाईलाइटेड है उसमें एक दो पॉइंट्स ऐड करने लायक है आज, वो और देख लेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं इनको सबको। फर्स्ट आर्टिकल है रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर सी राजा मोहन जी ने। देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है अभी एनपीटी को रिव्यू करने के लिए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, उसको रिव्यू करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। पर कोई कंसेंसस नहीं आई, सहमति कुछ नहीं निकल के आई इस डॉक्यूमेंट, जब फाइनल डॉक्यूमेंट की बात अगर हम करें तो। अब देखो, बात ऐसी है, इसके पीछे कारण सबसे बड़ा है कि ग्रेट पावर राइवलरी अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें आपको पता है बड़ी पावर्स में वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ होते चले जा रहे हैं और चाइना और रशिया की जो एक एक्सेस है वो बनती चली जा रही है। ठीक है, अब बात आती है इंडिया की। हम देखो, एक न्यूक्लियर वेपन पावर तो है नो डाउट, पर हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी इक्वेशन बदल रही है। ओके, चाइना अपनी तरफ से बहुत पकड़ बना रहा है, अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कैपेबल बनाता चला जा रहा है और एक तरीके से इसी डर को ध्यान में रखते हुए चाइना के पड़ोसी देश, जिनमें इंडिया एक तो है और बाकी ईस्ट एशिया की बात करें तो जहाँ पे जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज भी इस बात पर सोचने पे मजबूर हैं कि भाई चाइना के पास में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास में नो डाउट न्यूक्लियर वेपन है, हम डेटरेंस का जो आइडिया है हमारा, नो फर्स्ट यूज़ का जो आइडिया उस पर चल रहे हैं, पर हमें एक बार फिर से फ्रेश लुक की ज़रूरत है इन न्यू डायमेंशंस को देखते हुए कि किस तरीके से चाइना अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है हमारे खिलाफ या पड़ोसियों के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक फ्रेश लुक की रिक्वायरमेंट है अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें, क्योंकि वो वक्त जा चुका है जब न्यूक्लियर वेपन को रोकने की कोशिशों के लिए एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज हुआ करती थी। इवन कोल्ड वॉर पीरियड, जब यूएसएसआर और यूएसए दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल कहते ना फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे एक दूसरे को, उसके बावजूद भी बैठ के कम से कम बात तो करते थे। पर अब की बार तो पिछले दो मीटिंग्स में, हर 5 साल में मीटिंग होनी होती है। देखो, 1970 के टाइम से एनपीटी जो है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें रिव्यू के लिए 5 साल का फ्रीक्वेंसी पीरियड छोड़ा हुआ है कि हर 5 साल में हम मीटिंग करेंगे। तो आप देख लो, ये जो 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस थी ये 2020 में होनी थी, पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई, पर अभी हुई है तो भी कोई आउटकम नहीं निकला। इसके 5 साल पहले जो 2015 की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर देख लो, उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। तो इमीडिएट अगर देखा जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो रही है। तभी तो क्या बोला, रिवाइवल एंड रीस्टार्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब देखो, जब 1970 में ये स्टार्ट हुई थी, 1970 के पीरियड के टाइम पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, तो उसमें यूएसए ने अपनी तरफ से पूरी दबाव लगाई थी इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो था, आपको पता है 1974 में हमने पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो उस टाइम पर लगातार दबाव थे कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे भी रोका जाए, पर इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए एक्सटर्नल प्रेशर को अवॉइड किया। फिर हमने दूसरा टेस्ट किया 1998 में, उसमें भी बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए थे। ठीक है, फ्रांस, इजराइल, इन एक दो कंट्रीज को छोड़ दो, बाकी वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज जो भी हैं उन्होंने सबने मैक्सिमम ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, हमसे ट्रेड करना और ये सारी चीज़ें बहुत हद तक रिड्यूस कर दी थी। ठीक है, पर 2005 में आते आते इंडिया और यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव लिया जाता है और उसके बाद में फिर दिल्ली ने अपनी जो खुद की एक्टिविटीज़ थी न्यूक्लियर एस्पेक्ट में वो स्टार्ट की। एक तरीके से स्टार्ट का मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करते हुए, क्योंकि इससे इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में एक प्रोविज़न था कि दिल्ली में अब जो भी कुछ दिल्ली के द्वारा जो भी न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स में जो भी कोई नया काम किया जाएगा तो उसमें एक्सटर्नल एंगेजमेंट रखी जाएगी। ठीक है,
इस चीज़ को लेकर के बहुत ऑब्जेक्शन भी हुए थे कि इंडिया ने अपनी खुद की जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि अब इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन या फिर अपनी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी सेक्रीफाई कर दी। इस तरीके के माहौल की शुरुआत हो गई थी। पर फिर भी आज की परिस्थितियां अगर देखें तो 2005 से लेकर 2005 में न्यूक्लियर डील स्टार्ट हुई थी और 2008 में ये कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अकम्प्लिश हो गई थी ये, अगर हम बात करें इस न्यूक्लियर डील की। तो 2008 से लेकर अभी तक 2023 आने वाला, लगभग 15 साल का पीरियड बीत चुका है। इन 15 सालों में हमारे ऊपर किसी ने कोई दबाव भी नहीं बनाया और हमने हमारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर रखी। नहीं तो क्या डर था कि 2005 में जो न्यूक्लियर डील हुई है उसके बाद में इंडिया जो है वह एक जूनियर पार्टनर के तौर पे काम करेगा न्यूक्लियर सेगमेंट की अगर बात करें तो यूएसए के अंडर। ठीक है, पर हम कैसे भी करके थ्राइव कर गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली चल रही है, कोई हमें जूनियर नहीं बना पाया। अब सवाल ये है कि इंडिया ने तो अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखी, अपनी तरफ से तैयारियां जो थी वो मोर और लेस एंगेज भी किया और डिसएंगेज भी किया और कंटिन्यू बनाए रखी अपनी। पर अभी जो एनपीटी की 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, इसका फेल होने का क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए, वो हमें समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2015 से पहले तक की अगर परिस्थिति देखें तो चाइना इतना एग्रेसिव नहीं था, रशिया भी कहीं ना कहीं यूएसए के साथ में टाई अप्स में था, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की लिए कोशिशें हो रही थी, कोई फाइट के चांसेस नहीं थे। बट अभी यूक्रेन क्राइसिस, फिर ताइवान वाले इशू में एस्केलेशंस बढ़ गई थी, तो ये, और हम लद्दाख वाले एरिया में ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि हमें इन सारे वर्ल्ड में जो भी ग्लोबल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसको देख करके हमें समझना होगा कि हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट तो क्या आता है यहाँ पर कि अभी जो इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस है जो हमें समझना होगा। पहले सिनेरियो समझते हैं। देखो क्यों फेल हुआ ये जो 2020 की कॉन्फ्रेंस थी ये। देखो जो एनपीटी को साइन करने वाली पार्टीज थी ना, इनमें मेजर 5 पावर थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं वो उस टाइम पर साइन हुए थे जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते थे। पर फिर भी आप देखो कि दोनों कंट्रीज ने अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दिया था एनपीटी को कि हाँ एनपीटी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एनपीटी फिर उस टाइम पे साइन भी हुई। अब भाई फिर बात करें आज की परिस्थितियाँ। आज की परिस्थितियों में प्रॉब्लम है। देखो 2015 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मिडिल ईस्ट और इजराइल, इन दोनों को, मिडिल ईस्ट को क्या करना था, न्यूक्लियर फ्री करवाना था, ये टारगेट था। इसमें इजराइल और ईरान, ये दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो लगातार अपनी तरफ से अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो दुश्मनी है वो बहुत हाई लेवल की है। क्योंकि इजराइल के रिलेशन अभी आप देखो, सऊदी अरब के जो अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल हम यूएई की बात कर ले, बहरीन की बात कर ले, कतर की बात, कतर तो खैर इतना नहीं है पर फिर भी हाँ, कतर के साथ में रिलेशनशिप अभी इजराइल के अच्छे हो रहे हैं, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड के बेसिस पे, यूएसए की मीडिएशन के बेसिस पे सॉल्व हो रहा है। बट ईरान जो है वो तो वैसे ही यूएसए को पसंद नहीं करता। तो ऐसे में इजराइल और ईरान को पूरी कोशिशें करके न्यूक्लियर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन का जो टेंशन है वो रिड्यूस हो सके। पर 2015 की जो रिव्यू होती है मीटिंग, यही एनपीटी की 9वीं रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें आप देखो कोई कंसेंसस निकल के नहीं आई। मिडिल ईस्ट को जोन फ्री ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की गई थी, पर वो कुछ आउटकम नहीं निकला। और अभी की बात करें 2020 की ये जो मीटिंग हुई थी, जो कि अभी हुई कंप्लीट, ठीक है, कोविड की वजह से डेफर हो गई, तो इसमें फेलियर का कारण क्या है कि मॉस्को ने जिस तरीके से यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन जो कि एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, राइट, और मॉस्को रशिया वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, और रशिया ने अभी यूक्रेन के साउथ ईस्ट एरिया में, ओडेसा वहाँ की एक सिटी है, उसके पास में लोकेटेड ज़ैपोरिज़िया नाम से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको एक शील्ड की तरह यूज़ कर रही है रशियन आर्मीज, जिससे कि अगर यूक्रेन वाले अगर अटैक भी करेंगे तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई डैमेज भी होगा तो न्यूक्लियर के सिटीजन्स को, यूक्रेन के सिटीजन्स को नुकसान होगा। तो ऐसे में ये जो तरीका है, ठीक है, एक तो खुद न्यूक्लियर पावर होकर के धमकियां देना, जैसे आपने सुना कि जब
वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन की तरफ बातें करनी शुरू कर दी थी, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस ने, इन्होंने, तो रशिया ने सीधी क्या धमकी दी थी व्लादिमीर पुतिन ने कि हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारे पास में बटन ज़्यादा दूर है क्या, ठीक है, हम 2 मिनट में बटन दबा देंगे और न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर किसी भी न्यूक्लियर वेपन वाले न्यूक्लियर पावर ने यूक्रेन का सपोर्ट किया तो ऐसी परिस्थितियां मिलकर के ये जो कॉन्फ्रेंस इसको फेल बना देती है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि एक न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे अटैक करना। हमने अभी देखा कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है, जबकि एनपीटी का क्या था प्रोग्राम कि भाई जिन लोगों के पास में अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं है उन लोगों को तो रोका जाएगा कि आप डेवलप मत करो, और जो लोग न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हैं वो धीरे धीरे डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देंगे। पर सच बात तो ये है कि ये जो एनपीटी का आइडिया था वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। ना तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना नए स्टेट्स रुक रहे हैं अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन बनाने से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जैसे इंसिडेंट, ये यूक्रेन जैसे इंसिडेंट अगर हम देखें तो ये सीधा हाईलाइट करता है कि किसी भी देश के पास में अगर खुद की पावर नहीं है तो पड़ोसी देश कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट दे या उसकी जो सेंसिटिविटीज़ है उनको समझे। तो इस तरीके से एक दौड़ फिर से चल पड़ी है कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो पाए, और ये चीज़ पुतिन ने अपनी तरफ से जो अलर्ट डिक्लेयर किया था उससे भी है। आज अगर यूक्रेन की बात हम करें तो हमने प्रीवियस एक्सप्लेन पेजेस पे कई बार डिस्कस किया है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसके बाद में रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की और जितने भी न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में अवेलेबल थे, न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो सारी की सारी रशिया को हैंडओवर कर दी गई थी क्योंकि यूएसएसआर की लेगेसी रशिया ने कंटिन्यू की। और उस टाइम की गलती जो है वो यूक्रेन अब भुगत रहा है। वो गलती क्यों हो गई कि बोला अगर हमारे पास में थोड़े बहुत भी वेपन होते तो रशिया शायद हमारे ऊपर अटैक करने से पहले बहुत बार सोचता, ठीक है। पर वही चीज़ है कि उस टाइम पर इन्होंने अपनी तरफ से इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ध्यान लगाया कि हमें आगे बढ़ना है, कैसे भी करके लड़ाई वड़ाई में इतना दिमाग नहीं लगाना है, और वो नुकसान फिर यहाँ पर दे गया। तभी तो हमारे यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा इसलिए करना पड़ता है कि जब तक बॉर्डर्स हमारी सेफ नहीं है तब तक हम अंदर कैसे प्रोग्रेस करेंगे। जब घर की दीवारें ही इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हम अपने आप को अंदर ही अंदर कैसे स्ट्रांग बनाएंगे भाई, नहीं तो पड़ोसी आकर के कभी दीवारें तोड़ करके हमारी बैंड बजा सकते हैं। फिर इसी पॉइंट को एक्सपेंड करें तो चाइना है वो भी अपनी तरफ से आप खुद देख सकते हो कि अपनी जो पावर है वो एक्सपेंड करता चला जा रहा है। अब अपनी कोई भी मान लो कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है चाइना का नेबर, और वहाँ की ज़मीन अगर चाइना कैप्चर कर ले, जो कि क्लेम करता रहता है चाइना, तो भाई क्या कर लेंगे फिर कोई। आज अमेरिका की जो अलाइज है, जैसे मैं नाम लेता हूँ ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये अभी अमेरिका की जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जो थ्योरी है या एबिलिटी है उस पर डाउट करने लग गए हैं कि वाकई में अमेरिका में डिफेंड करने आएगा भी कि नहीं। ओके इसके अलावा जो ईस्ट एशियन पॉलिसी मेकर्स, अगेन वही तीनों कंट्रीज मेजरली, बाकी साउथ ईस्ट एशिया वालों को एडम इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लो कि ये भी अब अपनी तरफ से एक होड़ में लग चुके हैं कि हमारे खुद के एटॉमिक वेपन होने चाहिए, न्यूक्लियर एसेट जो है यूएसए के पास में वो हम शेयर कर लें तो ठीक रहेगा। तीसरा इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इन तीनों कंट्रीज़ के दिमाग में, कि हमें खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार कर लेनी चाहिए जिससे कि कल को ना चाइना अटैक करे तो हम उसको टैकल कर सकें। फिर इसके अलावा खुद की पावरफुल लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी, दैट मीन्स मिसाइल्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं ये, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक तरीके का रिवाइवल ही तो हो गया ना न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप करने का। जापान वो कंट्री जिसने न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ को, इकलौता कंट्री जिसने न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ को झेला है, वो फिर से सोचने लग गया कि भाई हमें भी आर्मामेंट पे दिमाग लगाना होगा, नहीं तो भैया हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए अगर हम ही नहीं करेंगे, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता, सीधी सी बात है, तो खुद को सबल बनना पड़ेगा। तो वो वाली बात आ गई। चौथा पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि चाइना जो है वो अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ, आपको पता है, AUKUS, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस दोनों मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के चाइना जो है वो कह रहा है कि एनपीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको AUKUS एग्रीमेंट ने वायलेट कर दिया। तो इस वजह से भी ये जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई है, 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस
एनपीटी की, वो सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि चाइना ने ये एयू के यूएस का आर्ग्यूमेंट दे करके और ये कह दिया कि बोले ये तो खुद आप न्यूक्लियर वेपन को इनको प्रमोट कर रहे हो, तो हम कैसे इस बात को मान ले कि हाँ एनपीटी को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, और ये एयू के यूएस जो है ये सितंबर 2021 में साइन हुआ ही था। अब सवाल ये है कि क्या एनपीटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें न्यूक्लियर पावर बेस्ड जो ये जो सबमरीन्स है ये प्रोड्यूस की जा सकती है कि नहीं। तो इसका आंसर है चाइना बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। एनपीटी में ऐसा परमिशन दिया हुआ है कि कोई भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, तो उनको अगर न्यूक्लियर नेवल प्रोपल्सन सिस्टम तैयार करना है, जैसे अभी उन्होंने सबमरीन बनवाने की बात की है, तो उससे कोई इशू नहीं आना चाहिए। जबकि आप देखो इंडोनेशिया और मलेशिया, इन्होंने भी अपनी तरफ से अपने कंसर्न्स रेज किए हैं कि एयू के यूएस जो है वो एनपीटी का वायलेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में भी सेंसिटिविटीज़ बढ़ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी न्यूक्लियर सबमरीन परचेज करने की बात की है यूके और यूएस के कोलैबोरेशन के बेसिस पे, उसका मेन है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी ये आवाज़ उठा दी, तो चाइना इन दोनों को अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश करेगा, पर्टिकुलरली एयू के यूएस वाले मुद्दे पर। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि न्यूक्लियर पावर है वो फिर से देखो वर्ल्ड वाइड एक इशू के तौर पे राइज तो हो रहा है, पर दूसरी तरफ हम ये भी तो देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज भी एक सच्चाई है। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में बेस्ट ऑप्शन एक निकल के आता है, वो है न्यूक्लियर पावर। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा दिए जाएं, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिलाई करने की बातें हो रही हैं। इवन 12 कंट्रीज जिसमें यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने भी इस बात पर एम्फेसिस डाला है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, जिसमें चाहे एनर्जी सिक्योरिटी की बात करो या फिर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की हम बात करें, तो उनको अचीव करने में न्यूक्लियर एनर्जी हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। तो कुल मिलाकर के ये 5 पॉइंट्स हमें क्या शो करते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को चाहे सिविल करो चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करो, बहुत ज़्यादा रिवाइवल मिल रहा है। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी तक हम देखें तो एशिया में पहला कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टैब्लिश कर पाया था वो था इंडिया। आज 50 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, केवल 7000 मेगावाट। तो हमें इसको बढ़ाना होगा। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हम भी तो कम करना चाहते हैं, पर एनर्जी कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, तो जो सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको हमें बढ़ाना होगा। दूसरा, जो हमारा सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव है हमारा खुद का लिया हुआ, उसमें 2005 की जो कोलैबोरेशन थी, 2005 का जो हमारा सिविल जो न्यूक्लियर डील थी अमेरिका के साथ में, उसमें हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ काम करना था। और शुरुआत में हमने देखो जितने भी प्लांट्स लगाए हैं आज तक, उनमें किसी न किसी बाहरी कंट्री का कोलैबोरेशन रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर इंडिया को एक जो खुद के डिसीजन लेने होते हैं वहां पर थोड़ा इश्यू आता है। और फिर 2010 में सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट आ जाता है, जिसके बेसिस पे हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इनको पार्टिसिपेट करने से भी रोक दिया। कहने का मतलब, एक तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी, उसके बेसिस पे काम हो, और दूसरा हम अगर एक्सपेंड भी करना चाहें न्यूक्लियर फैसिलिटी को, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे बाहर से एफडीआई के बेसिस पे हम बुलाएं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अभी तक पार्टिसिपेशन में नहीं लिया है। तो ऐसे में हमें इस स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा, तब जाकर के न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट हमारी प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें अभी भी 74% के लगभग हम थर्मल पावर पे डिपेंड करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा करता है, जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर के 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण सेकंड, तब हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी हम बिना किसी प्रेशर में आकर के आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं ना। और साथ में हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, दैट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस में क्या कि हमारे पास में इतनी क्षमता तो हो जिससे कि अगर कोई हम पे अटैक करे तो 1000 बार सोचे, राइट। तो इस तरीके से एनर्जी मिक्स में भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमारे जो वेपन है उनमें भी हमारी जो आर्सेनल है उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस और वो स्ट्रेंथन करने का जो पॉइंट है उसमें हमें जो ये मिनिमम वर्ड है इसको थोड़ा सा रीडिफाइन भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज़रूरत है। क्योंकि कैपेबिलिटीज़
हमारे दोनों जो वल्नरेबल फ्रंटियर्स हैं, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, पाकिस्तान और इसके साथ में चाइना एंड पाकिस्तान के साथ में रिस्पेक्टिवली, तो उन पे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितनी अपनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में क्या तो वर्ल्ड सिनेरियो हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर को लेकर के, और क्या हमें अभी करना चाहिए, ये पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आर्टिकल है इन पावर आउट ऑफ ऑफिस, शरद सब्बरवाल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या चल रहे हैं उसको आप जानते हो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये कंट्री बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। ठीक है, और इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं जो कि लगातार वहाँ पर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस कगार पे पहुँचा है। पहला तो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। ठीक है, आज आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि एंटी इंडियन स्टांस वहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है। इंडिया के साथ एंगेज पाकिस्तान करता नहीं है, और बाकी पाकिस्तान के साथ में जो पड़ोसी देश हैं उनकी इतनी इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी है नहीं, चाहे हम ईरान की बात करें चाहे अफगानिस्तान की बात करें। ठीक है, पड़ोसी एक है इंडिया, वो प्रोग्रेस कर रहा है पर इंडिया के साथ में कोई एंगेजमेंट रखनी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेबर्स के साथ बना रखी है। दूसरी चीज़, पेंडेमिक ने जो हाल खराब किया है वो हम समझ सकते हैं। और तीसरा, यूक्रेन क्राइसिस के बाद में जो क्राइसिस हम खुद झेल रहे हैं हमारे घर में इंडिया में, क्या जैसे कितनी तो महंगाई बढ़ चुकी है, गेहूं की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सारी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। या फिर क्रूड ऑयल की हम बात कर लें, जिससे रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। तो जितनी मार हमारे ऊपर पड़ी है उतनी उससे कई ज़्यादा मार पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ पे पड़ी है। साथ में पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो चुकी है। आज पाकिस्तान को ज़रूरत है लगभग $40 बिलियन की। ठीक है, जिसके लिए वो आईएमएफ के ऋण के चक्कर काट रहा है। बट आईएमएफ और ये भी पैसा कब सैंक्शन करेंगे जब इनको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है अभी भी, इसलिए आईएमएफ भी जल्दी से पैसे देने से डर रहा है या फिर बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा। साथ में पाकिस्तान के पास में अभी फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो केवल 2 महीनों का, 2 महीने भी कहाँ, ये मान के चलो 1 महीने और लगभग 1 महीने और लगभग 1.5 महीने की व्यवस्था है पाकिस्तान के पास में। ठीक है, इंपोर्ट्स को फुलफिल करने के लिए। तो कुल मिलाकर के पैसे की बहुत ज़्यादा डेस्परेट ज़रूरत है। तो इकोनॉमिकल जो परिस्थितियां हैं वो देखो लंबे समय से खराब होने का कारण है पाकिस्तान की खुद की पॉलिसीज़। सीधी सी बात है, आप किसी पर डिपेंडेंट रह करके काम करो और एक अपने हिसाब से खुद को डेवलप करो फिर काम करो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पाकिस्तान तो डिपेंडेंट रहा है हमेशा से, पहले अमेरिका पे, अब चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आईएमएफ से सपोर्ट लेने के लिए तो गया है आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर में, पर वही चीज़ है कि डिसबर्सल कब होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो फिर वहाँ पे जो आर्मी की जो पकड़ है वो आपको पता है हर एक चीज़ में है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी जो आईएमएफ से पैसा लेने के लिए गया है पाकिस्तान, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि यूएसए की तरफ से सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा, तो इसमें आईएमएफ फिर पैसा रिलीज करने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही पकड़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हाँ जापान थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ आ जाता है इधर की अगर बात करें, और चाइना की भी पकड़ अभी थोड़ी है, पर चाइना इतना ज़्यादा पकड़ में नहीं है जितना यूएस और यूके, फ्रांस और ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, स्पेन, इनका। अब देखो पाकिस्तान से इमरान खान ने तो अमेरिका से इमरान खान ने तो पाकिस्तान को दूर कर लिया था। ठीक है, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे, पर सच बात तो इमरान खान अपनी तरफ से बार बार बोलते रहते हैं कि भाई अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में हमें अमेरिका से पूछना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने सीधा अमेरिका को चैलेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए। अब की परिस्थिति क्या आ रही है कि पहली चीज़ तो एक तो सेंटकॉम, सेंट्रल कम्युनिकेशन कमांडर, ठीक है, उनका इस्लामाबाद की विजिट करना। इसके अलावा यूक्रेन में जो मिलिट्री सप्लाई जा रही है वो पाकिस्तान के थ्रू जा रही है, ये देखो आप। तो कुल मिलाकर के अब फिर से सिग्नल आ रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएस की इक्वेशन सेटल हो सके। दूसरा जो पॉइंट आता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट का, या जो एक ट्रेंड है, वो ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं होता, वहां पर मिलिट्री का इंटरवेंशन बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, उन्होंने सबसे पहले तो नवाज शरीफ को आउट करवाया। ठीक है, करप्शन के इनके चार्जेस लगवा करके इमरान खान को इंस्टॉल किया। इमरान खान ने लगभग 4 साल काम किया, पर इमरान खान ने जब देखा कि भाई यहाँ तो आर्मी की दादागिरी चल रही है पूरी की पूरी, और आर्मी जो है वो प्रो यूएस है, तो इस तरीके से वहां पर इमरान खान ने सीधा चैलेंज कर दिया किसको, आर्मी को। तो आर्मी ने इमरान खान को हटा करके शहबाज शरीफ को, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके और वहां पे सरकार बनवा दी। तो कुल मिलाकर के कोई भी प्रॉब्लम हो,
उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है या बिगाड़ना है, जो कुछ भी करना है पॉलिटिकली, वो आर्मी ही करती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो एक इंडिपेंडेंटली काम किया जाना चाहिए वहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स को, वो नहीं कर पाते। इसका देखो इम्पैक्ट इनको इकोनॉमिकली भी देखने को मिलता है, क्योंकि आर्मी के पास में कौन सी इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज है, कौन सा उनको ये सोचना है कि लोगों को हमें डेवलप करना है कि नहीं। वो तो अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल एरिना को वीक बनाने की पूरी कोशिश करता है, और जब तक इकोनॉमी वीक रहेगी तब तक पॉलिटिकल एरिना भी वीक रहेगा, तब तक फिर बाद में पॉइंट क्या है, आर्मी अपने आप स्ट्रांग बनती चली जाएगी। वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स एक एलिगेशन हमेशा लगाते रहते हैं कि भाई फॉरेन फंडिंग आई है, और फॉरेन फंडिंग को लेकर के ही नवाज शरीफ को जेल में टिकाया, और फॉरेन फंडिंग को लेकर के और टेररिज्म के केसेस लगा करके अभी इमरान खान के खिलाफ में भी कार्रवाई हो रही है। वो बात ठीक है कि इमरान खान की पकड़ अच्छी खासी बनती चली जा रही है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान में जो बदला लेने की जो भावना रहती है पॉलिटिक्स में, वो बोलो बहुत ही ज़्यादा बेकार साबित होती चली जा रही है। आप देखो कि इमरान खान ने जब से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के गुणगान किए, जैसे हमें पता है कि एस जयशंकर जी के वीडियो को भी दिखा करके बोला कि देखो किस तरीके से पश्चिमी देशों को ये अपने आप से सीधा, वेस्टर्न कंट्रीज को सीधा जवाब देते हैं आजकल इंडियन जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है वो चीज़ें दिखा करके अपनी इंडिपेंडेंसी लाना चाहते हैं इमरान खान, पर उस चीज़ को टीवी चैनल्स ने इन्होंने बैन कर दिया, बोले इमरान खान की रैलीज को टीवी पे दिखाएंगे ही नहीं। अब इस तरीके के सिनेरियो यहाँ पर हो रहे हैं। और दूसरा, एक दूसरे पे एलिगेशन होते चले जाते हैं, ठीक है। वही बता दिया मैंने आपको, नवाज शरीफ को इमरान खान ने टिकाया, इमरान खान के खिलाफ में केस शुरू कर दिया उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने। अब सवाल यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या कम हो रही है? नो, पॉपुलैरिटी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो नवाज शरीफ की क्या एंट्री हो पाएगी? नहीं, अभी भी एग्जाइल में है। वो तबीयत खराब होने का बहाना लेकर के निकले थे और अभी भी बाहर है। अच्छा, एक चीज बड़ी गजब होती है पाकिस्तान में कि यहां पर जब तक बंदा पावर में है तब तक तो करते हैं ऐश, तब तक तो चलती है इनकी सारी की सारी बातें, पर एक बार ये पावर से निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं इनकी क्राइसिस। कैसे? जैसे जनरल बाजवा हैं, वो अभी इनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला है इसी साल 2022 में। अब टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में इनका जो सक्सेसर है वो बाजवा ऐसे बंदे को बिठाना चाहते हैं जो कि इनको बाजवा को पनिश ना करे। अब सोचो इतना बुरा हाल है, ठीक है, कि रिटायरमेंट के बाद में इनसिक्योरिटी कि पता नहीं मेरे को कहाँ पर टिका दे। जैसे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स समझने लग गया था तो जनरल परवेज मुशर्रफ, जब उस बंदे ने तख्ता पलट किया था, सबसे पहले तो नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाया, फिर खुद को राष्ट्रपति बनवा दिया है इलीगल तरीके से इलेक्शन करवा करके। ये आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते भी हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो कुल मिलाकर के उस बंदे ने खुद को एकदम पावरफुल साबित कर दिया, और देखो आज वो बंदा जो है वो मारा मारा फिरता है। इस तरीके की हालत है पाकिस्तान के लीडर्स का। अब यही चीज नवाज शरीफ पे देखने को मिल रही है, और सेम चीज नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आते इमरान खान पे अप्लाई कर दी। तो ये जो इंटरनल राइवलरी है ना, गंदी वाली पॉलिटिकल राइवलरी, ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्राइसिस में है, और लगता नहीं है कि आने वाले महीनों में या हम कहें कुछ सालों में पाकिस्तान सुधरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है विजिबल बेनिफिट्स हिडन कोस्ट। देखो, आर्टिकल को लिखा है शमिका रवि और मुदित कपूर जी ने। इनका ये कहना है कि देखो, फ्रीबीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो बताएगा कि हाँ भाई किस चीज़ को हमें नहीं कंटिन्यू करना है, किसको कंटिन्यू करना है। तो इस डिबेट में देखो 2 मुद्दों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर। सबसे पहला तो फ्रीबीज हम किसको बोलते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, क्या ये सब फ्रीबीज हैं? तो इसके लिए एक स्कॉलर, एक कंजर्वेटिव थिंकर जिनका नाम है फ्रेडरिक हायक, इनके द्वारा ये कहा गया था कि एक इंडिविजुअल को अगर डेवलप करना है, आपको एक कैपेबल एनफ बनाना है, तो हमें कम से कम सोशल मिनिमम तो अवेलेबल कराने होंगे, गारंटी देनी होगी बेसिक सोशल मिनिमम्स की, जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ और फिर बाद में एजुकेशन। वही रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, 5 कॉन्सेप्ट सीधा याद रखो, रट लो इनको। तो इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल को अधिकार है कि उसकी वेलफेयर तो होनी चाहिए। जबकि एक कंजर्वेटिव आदमी था, उसके बावजूद ये बात कही कि कम से कम बेसिक तो हमें अवेलेबल कराने चाहिए। इससे क्या है कि एक बंदा फिर अपने आप में इतना एनफ तो हो जाएगा कि वो क्रिटिकली समझ सके, हेल्दी रह सके। दूसरी ये बात कि इक्वालिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इक्वालिटी बढ़ाने के लिए फिर क्या होता है कि आप जिनके पास में नहीं है उनको आप सस्ते में या फ्री में चीज़ें अवेलेबल करा देते हो। तो राइटर जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 5 चीजें हैं, इनको तो आप चाहे फ्री करो चाहे आप किसी भी तरीके से अवेलेबल कराओ, ये तो जरूरी है।
क्योंकि ये मैंडेट। और बेसिक मिनिमम की बात बोली जा रही है, मैक्सिमम की बात नहीं है, ध्यान रखना। आप कहीं पता पड़े कि हाँ एजुकेशन का मतलब हो गया तो यूएसए में आप एजुकेशन करने के लिए जाओ और फिर बोलो कि गवर्नमेंट हमें फ्री में कराए, सॉरी वो नहीं होता, ठीक है। पॉइंट यहां पर है बेसिक मिनिमम की। फिर बाद में आप हेल्थ की बात करो, सैनिटेशन, क्लीन एयर, ये ओवरहेड हो जाते हैं। ये 1940s के आर्ग्यूमेंट्स हैं, बोलो वो चीज़ आज भी रेलेवेंट है। कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगे थे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई थी, तब जाकर के हमने मिनिमम फूड राशन अवेलेबल कराया तो एक कैटास्ट्रॉफ से बच गए। नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की डेथ कोविड की वजह से हुई, उससे कई गुना ज़्यादा तो भुखमरी से हो जाती। तो वो जो चीज़ थी वो हमने देखी। दूसरा पॉइंट राइटर बोल रहे हैं कि कोई भी फ्रीबीज हैं जो भी दी जा रही है ना फैसिलिटी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है। सवाल यह है कि कोई भी चीज़ क्या फ्री में मिलती है। अब देखने को तो फ्रीबीज तो सब फ्री में दी जा रही है, पर इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आप वोटर्स को राजी करने के लिए पॉलिटिशियन जो है वो फ्रीबीज अनाउंस कर देते हैं कि हाँ हम चुनाव जीत के तो ये चीज़ फ्री में दे देंगे, तो आप ये बताओ वो पैसा क्या पॉलिटिशियन अपने जेब से देंगे? नहीं, टैक्स पेयर्स का पैसा निकाल करके देंगे। इसका मतलब एक सेक्टर को आप क्राइसिस में डाल करके दूसरे सेक्टर को रिवाइवल देने के लिए या फिर दूसरे सेक्टर के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्री में चीज़ें दोगे, तो बोले इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल राइटर हैं वो सीधा उठा रहे हैं पंजाब से, कि बोले पंजाब में 2000 के साल से पहले की बात करें तो वहाँ पर कैपिटा जीडीपी जो थी वो हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला इन सबसे अच्छी थी। पर 2000 के बाद से जब ये दौड़ लग गई कि हाँ जी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीबीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर को और ज़्यादा फ्री कर दिया, तो ओवरऑल सब्सिडाइज रेट पे जब चीज़ें अवेलेबल कराई तो उसका नुकसान उठाना। अब एग्रीकल्चर पे फोकस आ गया, रह गया किधर? इंडस्ट्रीज रह गई पीछे। अब आप खुद देखो कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि जब कभी भी आप किसी भी सब्सिडाइज सेक्टर में काम करने की कोशिश करते हो, उसको बेनिफिट पहुंचाते हो, तो जो सेक्टर नॉन सब्सिडाइज रह गया ना, वो सेक्टर ऑटोमेटिकली बैकफिट पे चला जाएगा। क्योंकि फिर बाद में उनके लिए महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो फिर बाद में वो लोग क्यों अपने सेक्टर में काम करेंगे? महंगाई का मतलब हो गया एक तरीके से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत बैकफिट पे जाना पड़ जाता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट तो वोटर्स की तरफ सोचना शुरू कर दी। वोटर्स अगर फार्मर्स ज्यादा है तो पंजाब ने ये कर दिया। अब वोटर्स फार्मर्स हैं, फार्मर्स के फायदे की गवर्नमेंट अगर बात कर रही है तो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर क्यों इंडस्ट्री रखेगा? और इसी का रेपरकशन ये रहा कि 2001 के बाद में पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो माहौल था वो बन गया। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहले तो बर्बादी हुई और फिर बाद में वो इंडस्ट्रीज को बंद ही करना पड़ गया। जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे, गुरदासपुर, मंडी, जालंधर, गोबिंदगढ़, ठीक है, लुधियाना, बोले सारे के सारे बंद हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पंजाब की पर कैपिटा इनकम जिन स्टेट से 2000 से पहले ज्यादा थी वो अब पीछे हो गई है उन्हीं स्टेट से कंपेयर कर लो आज के टाइम पे। तो ऐसे में फ्रीबीज बांटने से पहले हमें यह देखना होगा कि उसकी कॉस्ट कहां पर बेयर हो रही है। अगर उसका आउटपुट आपको शॉर्ट टर्म में दिखने में केवल वोट के नाम पर आपको ज्यादा मिल रहा है और वैसे नुकसान हो रहा है तो ऐसे फ्रीबीज को रोकना चाहिए। पर हाँ, ये जरूरी है कि आप फूड, शेल्टर, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर, ये मैंडेटरी हैं, ये बेसिक मिनिमम एमिनिटीज हैं, ये अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी चीजें जो हैं उनको आप प्लीज रोको, उनको रैशनल बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब ये 5 रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 चीजें मिलेंगी या तो आदमी ऑटोमेटिकली कैपेसिटी डेवलप हो जाती है भाई इंडिविजुअल की। वो अपने आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई करेगा, अपनी कैपेबिलिटी से अप्लाई करेगा, पैसे कमा लेगा। आपको और चीजों को फ्री करने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी चीजें अगर आप फ्री करोगे तो एक होड़ चल जाती है और उसका नुकसान फिर बाद में ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को और पूरे सिस्टम को देखने को मिलता है। फिर वही बात आ जाती है कि बर्डन जो है वो किस पे आता है? सब्सिडाइज सेक्टर का बर्डन आ जाता है नॉन सब्सिडाइज सेक्टर पे। और नॉन सब्सिडाइज सेक्टर पे अगर आप बर्डन डाल दोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी अगर खत्म होगी तो फिर बाद में कहाँ बढ़ेगा देश? तो ये पॉइंट्स थे, डिस्कशन ही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।